हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हम साझा करेंगे। चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, क्या कुछ यहाँ पर सियासी मिजाज बना हुआ है, क्या कुछ मौसमी पारा बना हुआ है, ऐसी तमाम खबरें हमारे सहयोगी हमसे साझा करेंगे। तो आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और क्या कुछ अपडेट आज इन राज्यों में रहने वाली है। और सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की हैं, भोपाल से हैं, क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है, क्योंकि कल से ही लगातार दौरों पर हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव आज भी दिल्ली में ही हैं और आज उनकी जो भेंट होने वाली है वो केंद्रीय बड़े नेताओं से होने वाली है, केंद्रीय संगठन के कुछ लोगों से होने वाली है और वो दोपहर बाद वापस भोपाल लौटेंगे। लेकिन कल उन्होंने एक महत्वपूर्ण एमओयू पे साइन किया है और उनके साथ केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। और बड़े लंबे समय से जो विवाद चला आ रहा था पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना का, उसका वो विवाद समाप्त हो गया। इसके सहित 6 नदियाँ नदी जोड़ो अभियान में और जुड़ेंगी और एक एमओयू पे साइन हो गया है और करोड़ों की ये योजना है, जिससे कि सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो दोनों राज्यों के, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को होगा। और जहां तक आज की बात करें तो आज डॉक्टर यादव दिल्ली में ही हैं। वह सुबह कुछ केंद्रीय संगठन के लोगों से मिलेंगे, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के लोगों से मिलेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं और इसके बाद वो दोपहर बाद भोपाल पहुंचेंगे। और भोपाल में आज बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के से 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शुरू हुआ है वो उसका समापन आज होगा और वह नेहरू स्टेडियम, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जहां तक हम आपको बता दें कि बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम देश भर में केवल 2 जगह होता है। एक बीटिंग द रिट्रीट की जो परेड होती है वो दिल्ली में होती है और दूसरी जो परेड देश भर में किसी राज्य में नहीं होती वो भोपाल में होती है। और बीटिंग द रिट्रीट से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के जो समारोह होते हैं उसका समापन होता है। तो आज डॉक्टर यादव इस परेड में शामिल होंगे और इसके बाद वे शाम को कुछ उद्योगपतियों से भेंट करेंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। और अगले कुछ दिनों में इन्वेस्टर समिट होने वाली है जो उज्जैन में होगी, उसके लिए भी वे उद्योगपतियों से आज चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर बीटिंग द रिट्रीट मुख्य कार्यक्रम रहेगा और इसके अलावा तमाम कार्यक्रम रहेंगे। साथ ही कल मुख्यमंत्री राजस्थान के दौरे पर भी रहे थे। भजनलाल शर्मा से मुलाकात उन्होंने की, तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। और साथ ही दिल्ली जब पहुंचे तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। क्या कुछ चर्चा इस दौरान मुख्यमंत्री की हुई है अंडू जी? देखिए, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बजट आने वाला है और बजट के साथ ही आगे का जो रोड मैप है उसे भी पार्टी को तय करना है, सरकार को तय करना है। और इसके साथ लोकसभा की चुनाव की तैयारियों भी लगातार जारी है और पार्टी बैठकों के दौर कर रही है। तो डॉक्टर यादव की जो चर्चा हुई है केंद्रीय नेतृत्व से, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मिले हैं और अमित शाह के नेतृत्व में ही 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, जिसमें पार्टी को प्रचंड विजय मिली और पार्टी 166 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो उनकी मुलाकात सियासी और प्रशासनिक दोनों हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बजट भी आना है, किस तरह पार्टी का सरकार का रोड मैप तय करना है अगले 6 महीने का, इसके अलावा चुनाव भी लड़ना है। और जहां तक बात करें तो कल रविवार के दिन डॉक्टर मोहन यादव जबकि मध्य प्रदेश में नहीं थे, उसके बावजूद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ और सरकार ने 18 से ज्यादा आईएएस अफसरों को ट्रांसफर किया और कई का प्रभार बदले, कई के विभाग बदले। यानी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, पिछली जो सरकार, हालांकि वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, लेकिन उनके जो प्रशासनिक अधिकारी जो लंबे समय से एक ही स्थानों पर जमे हुए थे उनको लगातार तबादला करने में लगी हुई है। और कल रविवार के दिन 18 से ज़्यादा आईएएस का ट्रांसफर किया गया और कई आईएएस के प्रभार बदले गए। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण खबरें थी, आपने साझा की, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच तमाम और सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल पुजारी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, देहरादून से ब्यूरो चीफ न्यूज़ हेड बता दें कि अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मुंबई चलेंगे जहां हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मुंबई से आप साझा कर रहे हैं, क्या सियासी मिजाज बना हुआ है और इसके अलावा क्या कुछ अन्य जानकारी है मुंबई से? जिस तरह से बिहार में खेला हुआ ना, उस खेला का प्रभाव यहाँ महाराष्ट्र
यहाँ भी विपक्षी यही बात कर रहे हैं, कोई पलटू राम कह रहा है, कोई ब्रिगेड की तरह रंग बदल रहा है, कोई कह रहा है कि इनकी राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाली है। और यहाँ जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी बैठकें शुरू हो चुकी है, तो फिर बीजेपी का कोई भरोसा नहीं कि शायद यहाँ पे खेला कर दे और आने वाले समय में कोई आश्चर्यजनक चीज आपको यहाँ मिल। लेकिन किस तरह का खेला यहाँ पर हो सकता है राहुल? की संभावना लगाया जा रही है, जो इस समय जब नीतीश कुमार आ सकते हैं तो शायद इनके सहयोगी दल जो पिछले लोकसभा इलेक्शन लड़े थे, तो शिवसेना जो टूट के दो भाग हुई थी, दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे की, राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है ईडी या सीबीआई की डर से फिर से शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी की संग लड़ सकती। ये संभावना है, राजनीतिक विशेषज्ञों की संभावना, लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता ये देखा जाएगा। और जिस तरह से खेला हुआ ना बिहार में, उस खेले की पूरा प्रभाव महाराष्ट्र में भी देखा जाए कि महाराष्ट्र की दूसरी ऐसी जो है जो लोकसभा सीट 48 सीट आती है महाराष्ट्र से और बिहार से भी आती है, तो नरेंद्र मोदी की निगाहें महाराष्ट्र और बिहार में तो खासकर थी। अगर महाराष्ट्र में भी खेला हो जाए आने वाले 1 महीने में तो पता ही नहीं सकता। नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र में तो पहले ही अलग अलग तरीके से खेला हो चुका है और निश्चित तौर पर ठीक आपने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पर बीजेपी की नजर है और बिहार पर भी नजर थी, कर्नाटक पर नजर है, क्योंकि यहाँ 400 का पार आंकड़ा जाना है, तो यही वो राज्य जहाँ बीजेपी फोकस कर रही है। जी मैं ऋषभ बता दूं, पूरा राजनीतिक पेज बता दूं कि जिस तरह से मराठा आरक्षण को अध्यादेश में लागू किया गया, मराठा आरक्षण आने के बाद जो मराठा की क्षेत्रवादी पार्टियां हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, कहीं न कहीं इनको राजनीतिक लोकसभा चुनाव में प्रभाव बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि 33% जनसंख्या 33 से 35% जनसंख्या मराठाओं का है। अगर मराठाओं की वोट बैंक अगर पड़ता है, अगर डिवाइडेशन भी होता है तो नुकसान हो जाएगा बीजेपी को। अगर दोनों शिवसेना एक संग लड़ती है तो ये 33% का जो फायदा है सीधा सीधा बीजेपी को जाएगा और लोकसभा सीट की नंबर ऑफ संख्या जो 400 से भी पार का मोदी जी का विजन है उसको पूरा कर सकती है। तो इसलिए कहा जा सकता है राजनीतिक विशेषज्ञ की हलचले हैं धीरे धीरे कि हो सकता है दबाव डाल के, जिस तरह बीजेपी दबाव डालती है पार्टियों के ऊपर, हो सकता है आने वाले टाइम में 15 या 1 महीने में ये भी देखा जा सकता है। और जिस तरह से लोकसभा ओम बिरला ने आदेश दिया है और यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेकर को कि जिस तरह से जनबंधु पार्टी की जो अगल बगल जो पार्टियां चली जाती है उनके ऊपर एक विशेष नियम लाया जाए और उसको देखते हुए राहुल नावेकर इसको कुछ दिन में लेके आएंगे। और जो तीसरी बड़ी खबर जो आ रही है, निश्चित तौर पर राहुल मैं आपको रोक रहा हूं, आपने तमाम जानकारी साझा की, आप पर मैं फिर लौटूंगा, लेकिन सीधा और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देहरादून से अवनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ही के पास में आ रहा हूं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तराखंड से आज है, सियासी मिजाज क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ मौसमी पारा बना हुआ है और साथ ही जिस तरीके से गठबंधन को लेकर अब चर्चाएं तेज होंगी, क्योंकि जो हालात बिहार में बने हैं, जो हालात पंजाब में बने हैं, बंगाल में बने हैं, उसके बाद गठबंधन पर सभी की निगाहें भी हैं। अवनीश जी, यहाँ पे अगर बात करें सियासी हलचल की तो यहाँ पे कल जो है अध्यक्ष कांग्रेस के कार्यक्रम नजर आया, क्योंकि वो उनको जो टाइम दिया था वो 12:30 का दिया था और वो लगभग 3 बजे वहां पे पहुंचे, तो ज्यादातर जो पंडाल था वो खाली नजर आया। इसको कटाक्ष करते हुए भाजपा ने जो है तुरंत एकदम से आड़े हाथों लिया है। उनका कहना था कि ये जो शो है ये इनका बिल्कुल तरीके से है कि जो रेस को स्कूल जहाँ पे ये स्थान था वहां पे जो है कुर्सियां पूरी तरीके से खाली रही और ज्यादातर जो मल्लिकार्जुन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मोदी गुणगान करते रहे, क्योंकि मोदी जो है एक महामानव है, विकास की गति में आगे बढ़ रहे हैं। और जो कांग्रेस है वो लगातार जो है जिस तरीके से राजधर्म निभा रही है वो उन्होंने यहाँ पर कटाक्ष किया। लेकिन जो नेता उपनेता उन्होंने भी हालांकि इस बात का जो है उन्होंने कहा है कि जो ये जो कुर्सियां खाली थी काफी देर हो चुकी थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो देर से पहुंचे और मौसम भी ऐसा ठंडा था, इसकी वजह से ये कुर्सियां खाली हो गई है। तो तमाम वो प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। और यहाँ पे बड़ी बात है जिस तरीके से देखा जाए तो मोदी जी जो है वो युवाओं को बात कर रहे हैं। आज जो है उन्होंने जो है वर्चुअली यहाँ पे जो है परीक्षा पे चर्चा करने के कार्यक्रम जो रखा है मन की बात के तहत, उसको लेकर यहाँ पे आज काफी उत्साह है। और उन्होंने साथ में भी कहा है कि जो 2024 इलेक्शन आ रहा है उसके लिए जो मतदाता है, जो नए मतदाता है, वो भी अपनी सूची में नाम दर्ज करा ले और पूरी तरीके से जो है वोट जो है यहाँ पे मतदान करे। ये तमाम चीजों को लेकर अब यहाँ पे राजनीतिक गलियारों में जो है वही बात करें गठबंधन की, तो उनको लेके यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे गठबंधन की बात की जा रही थी, यहाँ पे जो प्रदेश कांग्रेस
उन्होंने यहाँ पर जो लोकसभा है और जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ यहाँ पे बैठक भी करी थी। पर अब ये जो गठबंधन है वो सफाई में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सपा और बसपा जो पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ पे पहले ही दावेदारी 2 सीटों पे की है, 5 में से 2 सीटों पे चुनौती भी दे दी है कि अगर हमारे को ये 2 सीटें नहीं दी गई तो हम लोग अपने बंधुओं को यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर तमाम जानकारी आपने साझा की, मैं आप पर और लौटूंगा, लेकिन इसी बीच सीधा हम लखनऊ चलेंगे जहां हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी लखनऊ से आप साझा कर रहे हैं शहीद, और क्या कुछ फिलहाल सियासी मिजाज बना हुआ है? और राशिद, माफ चाहूंगा शाहिद मैंने आपको बोला, राशिद क्या कुछ स्थिति गठबंधन को लेकर बनी हुई है, और इसके अलावा क्या कुछ और भी बड़ी खबरें जो आप साझा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में उठाव पटक हुआ, जिस तरह से तेजस्वी सरकार से गठबंधन तोड़कर अपनी फिर से सरकार बनाया गया, उसको देखते हुए आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने विधायकों को और एमएलसी को बैठक के लिए आज बुलाया है, जिसमें कि बैठक करेंगे। और इस तरह की बैठक इसलिए की जा रही है क्योंकि लगातार सहगर्मी बनी हुई है, और जिस तरह से बिहार में देखने को मिला है कि गठबंधन तोड़कर फिर एनडीए में पहुंच गए, उसको देखते हुए ही यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बैठक कर रहे हैं। और बैठक में बड़ी अहम जो भूमिका होगी उसके बारे में बात करेंगे। जो अपने विधायक हैं, जो अपने एमएलसी हैं, उनको साधने का काम करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा बिहार में स्थिति बनी, पंजाब में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई, बंगाल में सहमति नहीं बन पाई, जो चर्चाएं कल निकलकर सामने आई, ऐसा लग रहा है कि सपा के साथ भी वही स्थिति बन रही है, सहमति बनने में दिक्कतें आ रही हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर सपा के साथ सहमति बनने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही, इसको लेकर ही आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक बुलाए हुए हैं, जिसमें बैठक में अहम फैसले लेंगे। और देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव गठबंधन करते हैं या नहीं, ये क्योंकि पहले ही अखिलेश यादव लेकिन जो चर्चाएं हैं कितनी कुछ सीटें वो मांग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब तमाम और भी दल हैं, लेकिन अखिलेश यादव की क्या कुछ गठबंधन से मांग है, कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तो ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव से एक दिन बात हुआ था तो अखिलेश यादव ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लोक दल है मैं उसको 7 सीट देकर चुनाव लड़ाना चाह रहा हूं, और अपने बारे में नहीं बताया कि मैं इंडिया गठबंधन से अगर गठबंधन करता हूं तो कितनी सीटें लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। निश्चित तौर पर तमाम रणनीति यहाँ पर बन रही है। आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन सीधा हम रायपुर चलेंगे जहां हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शशिकांत, क्या कुछ सियासी मिजाज छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, और ये सवाल आपसे भी रहेगा कि जिस तरीके से अब गठबंधन पर निगाहें सभी की थीं और लगातार अब कांग्रेस तो सक्रिय है ही, लेकिन अब गठबंधन को लेकर क्या कुछ छत्तीसगढ़ में हालात है, लोकसभा की तैयारी को लेकर क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति बन रही है? बीजेपी तो स्पष्ट ही है जिस तरीके से लगातार सक्रिय है। शशिकांत, बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल जो है लोकसभा की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। बीजेपी तो एक के बाद एक बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, और बताया यह भी जा रहा है कि फरवरी में जो है लोकसभा के जो प्रत्याशी है उसका ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जो प्रत्याशी का ऐलान कब करते हैं। हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में जब जो है आचार संहिता लगनी है उससे पहले ही जो है बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। अब यह माना भी जा रहा है कि लोकसभा के मद्देनजर लोकसभा के प्रत्याशियों को भी जो है लिस्ट जारी कर सकती है, और इसमें जो है बीजेपी नए चेहरे को जो है मौका दे सकती है। हमने देखा था कि विधानसभा में भी नए चेहरे को मौका दिया था, अब लोकसभा में भी जो है नए चेहरे और जो एक्टिव है, जो जमीनी स्तर पर नेता है, उनको जो है जिम्मेदारी दे सकती है। यही कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार जो है बैठकों का दौर देखने को मिला था। अभी हाल ही में जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी है सचिन पायलट, वो छत्तीसगढ़ आए थे। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है वो भी रायपुर पहुंची हुई थी। बैठकों का दौर देखने को मिला। बैठक में उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पूर्व मंत्री है उन्हें, और जो चेहरे हैं जो काफी एक्टिव है, उन चेहरों को जो है लोकसभा मैदान में उतारा जाए। जिसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, मंत्री टीएस सिंहदेव है, अमरजीत भगत है, ऐसे तमाम जो नेता है, पहले जो मंत्री थे, विधायक थे, उन लोगों को जो है लोकसभा में उतारा जाए, ऐसी जो है चर्चाएं की गई है। हालांकि जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनका साफ तौर पर कहना है कि वे विधायक है, विधायक के तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ में वे प्रचार करेंगे, तो उनके
देखिए उनको कहना है कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जो पार्टी जो आला कमान है वो जिम्मेदारी देगी, वो जिम्मेदारी जरूर निर्वहन करेंगे। वही बात की जाए गठबंधन, छत्तीसगढ़ में गठबंधन की कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ में केवल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ऐसे राजनीतिक दल है जिनका ज्यादा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। हाल ही में विधानसभा हुए चुनाव में बाकी जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपना किस्मत आजमाया था, लेकिन देखने को मिला कि उन्हें जनता ने सीधे साफ साफ नकार दिया। तो ऐसे में जो है मुझे नहीं लगता कि जो अन्य जो गठबंधन है उन्हें जो है जो टिकट दी जाएगी। केवल कांग्रेस के 11 लोकसभा सीट यहाँ से छत्तीसगढ़ से आते तो कांग्रेस की ही प्रत्याशी जो है मैदान पर उतारे जाएंगे। वही भारत राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली है। 3 संसदीय क्षेत्र से वे होकर गुजरेगी, जिसके लिए तमाम जिम्मेदारी जो है नेताओं को दी गई है। कल जो है देर शाम तक जो है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अलग-अलग कही जा सकती है कि कांग्रेस की अधिकतर यहाँ पर सीटें रहेंगी जहाँ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अन्य राज्यों में जहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होना था वहां तो वो सहमति नजर नहीं आई है। लेकिन अब जो कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस लगातार पूरी सीटों पर लड़ती आ रही थी, मुख्य मुकाबला ही कांग्रेस बीजेपी का है, तो यहाँ पर तो निश्चित तौर पर वही लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे मैं आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन सीधा देहरादून चलेंगे जहां से अवनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से आपने तमाम खबरें साझा की, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर यह भी कि यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और साथ ही मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाने को लेकर, रामायण का पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर भी तमाम जो मुस्लिम संगठन है विरोध करना शुरू किया है। तो इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं देखने को मिल रही हैं? सबसे पहले यहाँ पे मदरसों की अगर बात करें तो जिस तरीके से पहले यहाँ पे रामायण की बात की गई है, अब उसको लेके यहाँ बाजार खत्म हो चुका है। और आपको मैं बता दूं पिछली बार मामला सामने आया था, तत्कालीन जो है वो उन्होंने शुक्र छोड़ दिया है कि ये तानाशाही और हमारे धर्म के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सबका अपना अपना धर्म है, सबके अपने नियम है। तमाम चीजों को लेके अब यहाँ पर जो है कांग्रेस ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये हिटलर जो है ये लगातार जिस तरीके से थोपा जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं कीजिए और जनता इसका। तो दूसरी बात करें यहाँ पर रामलला की बात करें, आज पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर जो आस्था ट्रेन है वहां पर जो उनको यहाँ पे आज फ्लॉग ऑफ करके हरिद्वार से रवाना करेंगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें थी आपने साझा की। सीधा मुंबई चलूंगा जहां राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ आप आगे की और भी अपडेट देने वाले थे, मैं चाहूंगा वो अपडेट दें। जी सर, बता दूं आज मोदी सर का कहना है क्लास चालू होने वाला 11 बजे। तो यहाँ भी स्टूडेंट पूरी छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके भी क्वेश्चन है काफी मोदी सर के लिए। और मोदी सर जिस तरह से 11 बजे क्लास लेंगे तो वहाँ मुंबई के भी काफी विद्यार्थी उनसे सवाल करेंगे और पूछेंगे अपने की परीक्षा में टेंशन कैसे दूर की जाती है। और ये सब मोदी सर के क्लासेज में हल मिलने को मिलता है। जब से मोदी सर क्या नाम है हर परीक्षार्थियों का जब हर साल आके मोदी सर क्लास लेते हैं तो उसको देखते हुए यहाँ भी विद्यार्थी काफी उत्साहित है और काफी स्कूलों में तैयारी शुरू हो गई है। और जो चौथी खबर है जो मैं बता दूं, बॉलीवुड 100 करोड़ के बॉलीवुड का जो फाइटर पिक्चर जो रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की 25 तारीख को, वो 100 करोड़ के क्लब में पहुंच गए। 118 करोड़ के कलेक्शन के साथ वो 100 करोड़ के क्लब में पहुंच गए। और ऋतिक रोशन के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जिससे ऋतिक रोशन बहुत दिन बाद पिक्चर आई है उसको देखते हुए काफी उत्साहित। तमाम अहम खबरें थी। एक्चुअली राहुल, हमारे पास समय की कमी है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राशिद, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या कुछ मौसमी हाल उत्तर प्रदेश का फिलहाल बना हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड है और कोहरा है, जगह जगह पे एक्सीडेंट हो रहा है, हाईवे पे एक्सीडेंट हो रहा है। लगातार आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार एक्सीडेंट हो रहा है। कोहरा को देखते हुए सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है कि आप कोहरे के समय में घर से आवागमन न करें, ज्यादा से ज्यादा आप घर में रहें। और मौसमी पारा यहाँ पर भी सर्द बना हुआ है। शशिकांत, क्या कुछ मौसमी पारा रायपुर में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट है? छत्तीसगढ़ में मौसम हाल ही में जिस तरह से बारिश की स्थिति बनी हुई थी, अब जो है मौसम से जो है खुलकर सामने आया है। मौसम जो है खुल गया है, अब धूप जो है निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ठंड की जो बढ़ोतरी है वो लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही है। अब मौसम विभाग का कहना है कि जो पारा है उसमें बढ़ोतरी होगी और जो ठंड कड़ाके की पड़ रही थी उसमें कमी आएगी। अब जो है लोगों को हल्के से गर्मी जैसी महसूस होगी। निश्चित तौर से जिस तरह से ठंड और कोहरा का असर लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को
को मिल था, इनमें अब कमी देखने को मिलेगी। जी निश्चित तौर पर ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें थी, आप सभी ने साझा की, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये तमाम अपडेट आपको देश प्रदेश में दे रहे थे, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, तमाम तरीके से सियासी मिजाज गर्म बना हुआ है और मौसमी पारा भी फिलहाल सर्द है, लेकिन आगामी समय में सर्दी कमने के अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।